दूसरे यानी कि सेकंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस को हमने पहले भी पढ़ लिया है, और ये सिंपल सेंटेंस तो सिर्फ ऐसा होगा कि इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि हिंदी में बात करें तो कर्ता होगा, क्रिया होगी और कर्म होगा। कर्ता हो सकता है, क्रिया हो सकती है और कर्म हो सकता है। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। सिंपल सेंटेंस में ऐसे भी इसका सिंटैक्स होता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये भी मैंने कल बताया था। ये फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये सिंपल है। सिंपल में एक लिख के बताता हूँ, जैसे ऐसे लिख देता हूँ, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो ये एक साधारण वाक्य हुआ, ये साधारण वाक्य है। अपन साधारण वाक्य हुआ तो ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त का मतलब इसमें दो सिंपल सेंटेंस मिल जाते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस मिल गए तो ये कंपाउंड हो जाएगा। इसे अपन संयुक्त वाक्य भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा डबल हो जाएगा, यानी दो वाक्य मिले हुए हैं इसमें, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ये दो सेंटेंस है मेरे पास कि द टीचर हैज टॉट द लेसन, और दूसरा है वी शुड रिवाइज, हमें रिवाइज भी करना चाहिए। और ये इसी सेंटेंस को अगर मैं संयुक्त वाक्य में यानी कंपाउंड में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, कंजक्शन से जोड़ दूंगा। मैं इसको सो से जोड़ सकता हूँ, दैट से जोड़ सकता हूँ, विद से जोड़ सकता हूँ। ये कंजक्शन है, इसे जोड़कर मैं इसे संयुक्त वाक्य बना दूंगा कि द टीचर हैज टॉट द लेसन, सो वी रिवाइज इट नाउ। ऐसे इसको अपन बना सकते हैं। अपन ने इसको सो से जोड़ दिया, सो से जोड़ते ही ये सेंटेंस कंपाउंड हो गया। पहले ये डबल सेंटेंस थे, दोनों दो साधारण सेंटेंस है, मैंने इसको जोड़कर, इसको सो से जोड़कर इसे कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल आप कहीं पे से देख सकते हो, किसी भी नोटबुक या पासबुक में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ये आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जटिल है। इस नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि ये जटिल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ये जटिल सेंटेंस है। जटिल सेंटेंस का मतलब इसमें दो से अधिक सेंटेंस होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ये 3 या 4 सेंटेंसों को मिलाकर जो सेंटेंस बनते हैं वो जटिल सेंटेंस हो जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अपन बनाएंगे तो इसमें कुछ नियम है, इसको बनाने के कुछ नियम है। उन नियमों के अकॉर्डिंग अगर अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पहले जो तरीका है, वो पहला ऑप्शन है, वो है बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें अपने को हैविंग यूज करना पड़ेगा। इस वाक्य को अगर अपन बनाएंगे तो इसे हैविंग यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इनके सबके एग्जाम्पल दूंगा, पहले इनको समझ लीजिए। बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है इसमें अपन शुरू में हैविंग यूज करेंगे, ये पार्टिसिपल परफेक्ट का नियम हो जाएगा। दूसरा इसी में है, ये बाय यूजिंग के नियम चल रहे हैं। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें अपन आईएनजी जोड़ेंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बनाएंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तीसरा इसका है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में अपन वर्ब की तीसरी फॉर्म काम में लेंगे। अगर अपन
जब सेंटेंस को बनाएंगे, 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को मिलाकर बनाना चाहेंगे, अगर थर्ड फॉर्म यूज़ करके बनाएंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, अगर अपन आईएनजी जोड़कर बनाएंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और अगर अपन उसको हैविंग के रूप में बनाएंगे तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ये पार्टिसिपल के नियम है। ये पार्टिसिपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। पार्टिसिपल के अलावा इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है वो ऐसे भी बनता है। इन्फिनिटिव पार्टिसिपल होता है। इन्फिनिटिव पार्टिसिपल कैसे होता है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू को इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर किसी भी वर्ब के पहले अगर टू आ जाता है, किसी मेन वर्ब के पहले, यानी कि अगर टू हो और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये इन्फिनिटिव का नियम कहलाता है। यानी कि टू जो है इसके बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी मिल जाती है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये इन्फिनिटिव को फॉलो करता है, ये नियम इन्फिनिटिव पे जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले किसी वाक्य में टू दिखता है तो आप ऐसे समझो कि वो इन्फिनिटिव है। जैसे कई वाक्य होते हैं ना, आई ट्राई टू रीड बुक, तो ऐसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। आई ट्राई टू रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये टू यहाँ पे इन्फिनिटिव है। ये टू क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटिव है। और भी कई सारे सेंटेंस आते हैं ऐसे जैसे आई वांटेड टू, मैं चाहता हूँ, आई वांटेड टू यानी गिव मनी, मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, या आई वांटेड टू, ऐसे कई सारे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आप समझ जाओ कि वो इन्फिनिटिव रूल को फॉलो करेगा और वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। और ये इन्फिनिटिव आपके जो आता है एक्टिव पेसिव में, इन्फिनिटिव के कई सारे वाक्य आते हैं, उसे पेसिव बनाना पड़ता है। ये इन्फिनिटिव आपके इनडायरेक्ट स्पीच में भी आ सकता है। ये इन्फिनिटिव, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये 11, 12 और ऊपर वाले लेवल जो कंपटीशन है उनमें काम आती है। ये आपने देखा होगा कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप बड़े कंपटीशन करते हो, जैसे एसएससी फाइट करते हो या एसएससी का जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसमें आपको कई बार दिक्कत आएगी। उसमें आपको यही पता लगाना पड़ेगा, उसमें हैविंग आ जाता है, उसमें आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य आ जाता है, उसमें पास्ट पार्टिसिपल का भी आ जाता है, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी आ जाता है। उसमें से आपको एरर निकालना पड़ता है। उसमें आपके प्रीपोजिशन भी यूज़ कर लेता है वो, उसमें आपके नाउन भी करता है, प्रोनाउन भी करता है, एडजेक्टिव भी ले लेता है। तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है, इसमें प्रीपोजिशन यूज़ किया है या इसमें पार्टिसिपल यूज़ किया है, किसमें इन्फिनिटिव यूज़ किया है, कौन सा शब्द यूज़ किया है, तब आप उस वाक्य को शुद्ध बता सकते हो कि ये इसमें ये एरर है। तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद में ये आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप इसको 1 नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना और इसको आप रिपीट करना, ये समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें ये एग्जाम्पल चाहिए इनके, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। तो ये ज़रूरी है इनको पढ़ना। इसके अलावा भी है इन्फिनिटिव का ही, जो इन्फिनिटिव के अलावा और भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। इसके अलावा अपने को जो इसमें जैसे इन्फिनिटिव हो गया, और तीसरा इसमें अपन इन्फिनिटिव के अलावा भी कई चीज़ें हैं इसमें एडजेक्टिव का भी रूप आएगा। अभी मैंने कहा है कि इसमें एडजेक्टिव भी आ जाता है, इसमें एडवर्ब भी आ सकती है, ये इससे भी बनेगा। तो इनका एग्जाम्पल मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल है। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको खोल के बता दूंगा ताकि आपका समय खराब नहीं हो। पहले इनको समझ लीजिए आप। एडजेक्टिव के रूप में भी होगा, एडवर्ब के रूप में भी होगा। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान कहाँ होता है? इनका सेंटेंस में होता है। ये ऐसे सेंटेंस बने हुए आते हैं जिनको अपन पहचान नहीं पाते, पहले तो उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे किसी व्यक्ति के पास जाना है या मुझे किसी पाथ पे या किसी जगह पहुंचना है, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे उस रास्ते का पता होना चाहिए। मुझे जानकारी पूरी होगी तब अपन उसके पास पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहली क्लास जिसे अपन कर्ता पढ़े, उसके बाद में अब सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब सेंटेंस के बाद में अपन टाइम पे जाएंगे और टाइम को बड़े इस तरीके से टाइम पढ़ेंगे कि जो आपको याद हो जाए।
इस तरीके से टाइम पढ़ेंगे। आप एक भी क्लास मिस मत करना, आप इसे कंटिन्यू पढ़ो। आप, मैं कह रहा हूँ आपको पूरे टेंस जिसे आप कहते हो, मैं 5 या 6 क्लास में आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको उनको रोज़ाना देखना पड़ेगा। यानी डेली स्टडी ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखना हो तो। ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा भी इसमें क्या होता है, इसमें प्रीपोजिशन भी यूज़ कर लिया जाता है। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी यूज़ कर लिया जाता है, जिसमें अपन प्रीपोजिशन में जैसे इन यूज़ कर लूँ या फिर मैं विद यूज़ कर लूँ, विद ये भी प्रीपोजिशन, या इसके अलावा ऑफ है या इनटू है, ऐसा कोई भी प्रीपोजिशन मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि एडजेक्टिव एडवर्ब के अलावा भी मैं इसमें ये यूज़ कर सकता हूँ। इसमें नाउन, जो इसमें एक नाउन का भी होता है, इसमें एक नाउन होता है। वो नाउन क्या होता है, किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताता है ना, उसको भी इसी में यूज़ करते हैं। नाउन जो होता है, इसमें जो नाउन होता है वो किसी अन्य नाउन की विशेषता बताता हो तो उसको भी इसमें अपन इस सेंटेंस में ऐड करते हैं। यानी कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे किसी कवि के बारे में कहता हूँ कि वो कवि बहुत फेमस है, लेकिन फिर उसके बारे में जैसे मिल्टन वाज ए वेरी फेमस पोइट, मिल्टन इज ए वेरी फेमस पोइट है, नहीं था, तो इसमें अपन मिल्टन वाज ए वेरी फेमस पोइट, और फिर मैं कहूँ कि ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा है, तो वो एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, वो भी इसी में ऐड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें नाउन का भी यूज़ होगा, प्रीपोजिशन का भी यूज़ होगा, एडजेक्टिव का भी होगा, एडवर्ब का भी होगा। और इसमें ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो तीनों सेंटेंस है ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनको पढ़े बिना अगर अपन आगे जाते हैं तो अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं अगली जो क्लास होगी उसके अंदर आपको इनके जो आपकी मैंने इसमें लिखा बाय यूजिंग लिखा, उनके एक एक के सभी के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि बाय यूजिंग इन्फिनेटिव कैसे यूज़ करते हैं, और बाय यूजिंग पार्टिसिपल जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, इनके सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे सेंटेंस मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाऊंगा, लंबा वीडियो बनाने से इसे देख नहीं पाते। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ओके करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, बाय।